चलिए सर, हम लोग अब डिटेल डिस्कशन करेंगे किसका, नेशनल अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग, जो नया है। थर्ड लेवल आप इसे कह सकते हैं। एक आपका हो गया अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग, दूसरा हो गया अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग, और तीसरा है नेशनल अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग, जो अभी इफेक्टिव नहीं हुआ है। इसका कॉन्स्टिट्यूशन जो डिस्कशन कर रहे हैं, इसमें हम अपील भी करेंगे, अभी इसका एक ऑर्डर भी आएगा, लेकिन इससे रिलेटेड कोई भी प्रोसीड्योर, रूल्स कह सकते हैं, प्रोसीड्योर कह सकते हैं, फॉर्म्स कह सकते हैं, अभी नोटिफाई नहीं हुआ है। हर चीज आने वाली है। अब कब तक आती है? इनफैक्ट मैंने क्या कहा, ये सेक्शन भी नोटिफाई अब तक नहीं हुए हैं, इंसर्ट हो चुके हैं, नोटिफाई नहीं हुए तीनों सेक्शन। 101A सर, नेशनल अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग, NAA सर। 101 इसकी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कस करता है कि इसमें प्रेसिडेंट कौन होंगे, मेंबर्स कौन होंगे, उनकी पोस्ट क्या होगी, उनको अपॉइंट कौन करेगा, सस्पेंशन, बेसिकली उनको रेजिग्नेशन रिमूव करना, अपॉइंट करना, ये सब डिटेल्ड चर्चा होगी हमारी किस सेक्शन में, सेक्शन 101A में। उसके बाद फिर हम लोग अपील की बात करेंगे कि अपीलेट अथॉरिटी के जो ऑर्डर्स आ रहे हैं, मेरे केस में कन्फ्लिक्ट ऑर्डर्स सर। मेरा दिल्ली में मेरी लोकेशन है, मेरी यूपी में लोकेशन है, मेरी एमपी में लोकेशन है, और मेरे तीनों जगह कन्फ्लिक्ट ऑर्डर आ रहे हैं अपीलेट अथॉरिटी के। तीनों जगह इशूज चल रहे थे, मैं एडवांस रूलिंग में गया और मेरे कन्फ्लिक्ट ऑर्डर्स आ रहे हैं अपीलेट अथॉरिटी के पास से। तो मैं अब उसके अगेंस्ट में कहाँ जा सकता हूँ? नेशनल अपीलेट अथॉरिटी के पास जा सकता हूँ। फाइनली मैं वहां से ऑर्डर ले आऊंगा 101C में। ध्यान रखिएगा मेरे कुछ एडवांस रूलिंग के केस चल रहे थे यूपी स्टेट में। मैंने रूलिंग ली अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के पास, फिर मैंने अपील की अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग, वहां मेरा मई में रूलिंग आ गई। वैसा ही सिमिलर केस मेरा, ध्यान रखिएगा, वैसा ही सिमिलर केस मेरा एमपी स्टेट यानी दूसरे स्टेट में चल रहा है, और वहां भी ऐसी ही एक रूलिंग आई। पहले तो अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग आई, फिर मैंने उसके अगेंस्ट में अपील किया, अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग, फिर वहां जो मेरी रूलिंग आई, मेरे ही दोनों केसेस हैं, दोनों जो रूलिंग आ रही है दो अलग अलग स्टेट में, वो कन्फ्लिक्ट है, आपस में कन्फ्लिक्ट है। डिसीजन एक जगह मेरे फेवर में और एक जगह मेरे फेवर में नहीं है। ओवरऑल सर्टेनिटी मुझे चाहिए। तो अब मैं क्या करूंगा, जो लेटेस्ट रूलिंग आई है उसके 30 दिन के अंदर, और अगर डिपार्टमेंट के लोग अपील में जाना चाह रहे हैं, ऑथराइजेशन है कमिश्नर का, तो वहां 90 दिन है, हम अपील कर सकते हैं। कहां पे? नेशनल अपीलेट अथॉरिटी में, जो फिर 90 दिन का टाइम लेगी डिसीजन देने में। इन्हीं सब की बात यहां पे करनी है। पहले कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, फिर अपील एंड प्रोसीड्योर की बात करेंगे, एंड लास्ट में ऑर्डर की बात करेंगे। और इसके चलते सर, इस बॉडी नेशनल अपीलेट अथॉरिटी के चलते हमारे जितने भी सेक्शन है कॉमन, 102 से लेकर 106, इसके बाद के जितने भी कॉमन सेक्शन है, सब में रेस्पेक्टिवली अमेंडमेंट आ चुका है। अमेंडमेंट में क्या है कि भाई पहले से आप वहां पर नाम लिख रहे थे अथॉरिटी का, अपीलेट अथॉरिटी का, अब वहां पर एक नाम और ऐड कर दो। कौन सा? नेशनल अपीलेट अथॉरिटी का। एक रेक्टिफिकेशन का सेक्शन है, एक एप्लीकेबिलिटी का, एक वॉइड का है, एक प्रोसीड्योर एंड पावर का है, और एक पावर का और एक प्रोसीड्योर का है। तो हर जो बाद के सेक्शंस हैं जहां पर 2 अथॉरिटी थी, अब 3 हो गई है, राइट। ये तीसरी अथॉरिटी है नेशनल अपीलेट अथॉरिटी। ध्यान रखिएगा, जो पहली अथॉरिटी है वो है अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग, यहीं से आपको क्लियर हो जाएगा, ये पहली अथॉरिटी है। वहां के ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील में जाते हैं तो ये दूसरी अथॉरिटी है, अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग। ये दोनों स्टेट लेवल की अथॉरिटीज हैं, इसीलिए हमें एक नेशनल लेवल की अथॉरिटी पे आना पड़ा टू डिस्कस द कन्फ्लिक्शन बिटवीन द स्टेट्स। सर, स्टेट्स जो है कन्फ्लिक्ट रूलिंग दे रहे हैं, तो उसको डिस्कस करने के लिए हमें NAA के पास आना पड़ा, ऐसे कह सकते हैं। चलिए सर, वॉल्यूम 3 के नोट्स पे, वॉल्यूम 3 पे हम लोग, और पेज नंबर 29.3 पे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग, नॉट येट इफेक्टिव, अभी इफेक्टिव नहीं हुआ है। सर, थोड़ी सी रीडिंग रखनी है इसकी, सब्जेक्टिव पूछ ले या ऑब्जेक्टिव पूछ ले, थोड़ी सी रीडिंग रखनी है कि इसमें प्रेसिडेंट कौन है, तो टेक्निकल मेंबर्स कौन है इसमें, सेंटर से और स्टेट से, उनको अपॉइंट कौन कर रहा है, उनकी मिनिमम नॉलेज और एक्सपीरियंस क्या होनी चाहिए, उनको रिमूव कौन कर सकता है, वो कितने दिनों के लिए ऑफिस में अपॉइंट हो सकते हैं, रीअपॉइंटमेंट हो सकते हैं कि नहीं,
ऑलमोस्ट इससे मिलते जुलती चीज आप लोग पढ़े हुए मेरे से किसमें, नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी, राइट, नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी, आप मेरे से सिमिलर ऑलमोस्ट चीज पढ़े हुए हैं। अब देखते हैं यहाँ क्या लिखा है। सर द गवर्नमेंट सेल ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल। सर हम ये स्टेट लेवल की अब बात नहीं कर रहे, नेशनल लेवल पे आ चुका है, सारे पावर अब किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। इसके लिए इतनी डिटेल्ड चर्चा बाकी दोनों अथॉरिटी के लिए नहीं की हमने, क्योंकि वो स्टेट लेवल की थी। द गवर्नमेंट सेल ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल बाय नोटिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूट विथ इफेक्ट फ्रॉम सच डेट एज में बी स्पेसिफाइड। इसका इफेक्टिव डेट भी नहीं आया है कि कब से ये अथॉरिटी फंक्शन में आएगी। अथॉरिटी नोन एज नेशनल अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग, जिसके यहां आप अपील कर सकते हैं कौन से सेक्शन में, 101B में ऑर्डर पास करेगा ये अथॉरिटी कौन से सेक्शन में, 101C में। सर इस नेशनल अपीलेट अथॉरिटी में प्रेसिडेंट होंगे, कुछ टेक्निकल मेंबर्स होंगे और कुछ टेक्निकल मेंबर्स स्टेट, कुछ सेंट्रल के होंगे कुछ स्टेट के होंगे। अब इनके नॉलेज और इनका एक्सपीरियंस और इनका लेवल देखना है। सर जो इस बॉडी का प्रेसिडेंट होंगे वो क्या तो जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के, और या फिर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होंगे, या हाई कोर्ट के जज जो कम से कम वहां 5 साल काम कर चुके हो, 5 साल जज की पोस्ट में रह चुके हो। सर हम आपको नेशनल अपीलेट अथॉरिटी का प्रेसिडेंट बना सकते हैं अगर आप जज हो सुप्रीम कोर्ट के, या फिर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हो, और या फिर अगर हाई कोर्ट के आप जज हैं, आप हाई कोर्ट के जज हैं तो कम से कम आपका 5 साल का एक्सपीरियंस हो। सर ये ईयर्स एक्सपीरियंस वाली बात किसमें नहीं लिखी हुई है, सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए नहीं लिखी हुई है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का जज होना ही काफी है, हम आपको प्रेसिडेंट बना सकते हैं। टेक्निकल मेंबर जो सेंटर की तरफ से आएंगे वो कौन होंगे, वो मेंबर ऑफ इंडियन रेवेन्यू कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज सर्विस ग्रुप ए की पोस्ट पे रह चुके हो, कम से कम 15 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस हो ग्रुप ए के लेवल पे, यानी बहुत सीनियर लेवल के लोगों को हम टेक्निकल मेंबर बनाएंगे और एक्सपीरियंस जो लोगों को, ताकि जब हम लोग नेशनल अपीलेट अथॉरिटी पर डिसीजन ले सकें तो उसमें एक अच्छा डिसीजन हो, एक रिकॉग्नाइज्ड डिसीजन हो, कह सकते हैं। सर स्टेट लेवल पे कौन आएंगे, हु इज और हैज बीन एन ऑफिसर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट नॉट बिलो द रैंक ऑफ एडिशनल कमिश्नर ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स और एडिशनल कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स फॉर एटलीस्ट 3 years ऑफ एक्सपीरियंस। आपका 3 years का पुराने लॉ में या नए एक्ट में, अब नया एक्ट तो इतना पुराना है नहीं, तो पुराना नया मिला के ऐसा कह दीजिए कि आपका 3 years का एक्सपीरियंस हो। ठीक सर स्टेट लेवल पे जो लेवल चाहिए हमें चाहिए वो एडिशनल कमिश्नर के लेवल का, और जो सेंट्रल लेवल का चाहिए वो हमें चाहिए इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में आप काम कर रखे हो ग्रुप ए लेवल पे। 15 साल का कम से कम एक्सपीरियंस, यहां पर कितना, कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए यहाँ पॉइंट्स आपके पास काफी सारे हैं, राइट। उसके बाद ये जो प्रेसिडेंट है उसकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा, गवर्नमेंट करेगा आफ्टर कंसल्टेशन विथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उसके नॉमिनी। सोचिए सर, एक तो है कि हम इसको कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, कैसे सर, गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल बाय नोटिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूट करेगी, यानी अभी जीएसटी काउंसिल में डेट डिसाइड होगी, नोटिफिकेशन आएगा, इसका कॉन्स्टिट्यूशन होगा। कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो इसमें एक प्रेसिडेंट चाहिए, प्रेसिडेंट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, कंसल्टेंसी किसकी लेगी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की। अच्छा प्रेसिडेंट आएंगे कहाँ के जज, या तो सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, या जज ऑफ हाई कोर्ट होंगे। प्रोवाइडेड सर इन द अकरेंस ऑफ एनी वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। ये हो गया बाद की बात कि हमने सिलेक्शन कर लिया टेक्निकल मेंबर स्टेट का, टेक्निकल मेंबर सेंटर का, प्रेसिडेंट का, उसके बाद वैकेंसी आ गई बिकॉज ऑफ द प्रेसिडेंट की रिटायरमेंट और अननेचुरल डेथ, कोई भी एक रीजन से प्रेसिडेंट की जगह जो है वैकेंट हो गई, तो जब तक प्रेसिडेंट का सिलेक्शन नहीं हो पाता है तब तक पूरी टीम में जो इस अथॉरिटी में सीनियर मोस्ट मेंबर होगा वो प्रेसिडेंट की जगह ले लेगा। प्रोवाइडेड इन the event of occurrence of any vacancy in the office of the president by the reason of his death, resignation or otherwise, senior most member of the national appellate authority shall act as a president, जब तक न्यू प्रेसिडेंट की सिलेक्शन नहीं हो जाती है। सर मे बी शायद उसकी डेथ हुई तो वो खाली हो गया, या अब ऐसा सिचुएशन है जहां पर प्रेसिडेंट अवेलेबल नहीं है, काम नहीं कर पा रहा है बिकॉज ऑफ हिज से इलनेस, तो उस केस में भी सीनियर मोस्ट मेंबर जो होगा प्रेसिडेंट की जगह लेगा। ये हो गया टेम्पररी, जब तक वो प्रेसिडेंट रिज्यूम नहीं कर लेता ड्यूटी, और यहां पर कब तक, जब तक नया प्रेसिडेंट नहीं आ जाता है। ये जो टेक्निकल मेंबर है सेंटर के और स्टेट के, सर
उनकी अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट ही करेगा, लेकिन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ सिलेक्शन कमेटी। यानी अब इसके लिए एक सिलेक्शन कमेटी भी बनेगी जो टेक्निकल मेंबर सेंटर और टेक्निकल मेंबर स्टेट के बारे में रिकमेंडेशन करेगी गवर्नमेंट को, और फिर उसकी अपॉइंटमेंट होगी। मिनिमम एक्सपीरियंस आपने ऊपर में देखा 3 साल का, 15 साल का, 5 साल का, लेकिन फिर अपॉइंटमेंट के लिए ऊपर में चाहिए चीफ जस्टिस। प्रेसिडेंट के अपॉइंटमेंट के लिए चीफ जस्टिस चाहिए, और मेंबर्स की अपॉइंटमेंट के लिए सिलेक्शन कमेटी रिकमेंडेशन करेगी। दोनों में ही गवर्नमेंट अपॉइंट करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट किसके सपोर्ट पे करेगी अपॉइंटमेंट? सिलेक्शन कमेटी के सपोर्ट पे, ऊपर में चीफ जस्टिस के सपोर्ट पे प्रेसिडेंट होगा। सर ध्यान रखिए, हो सकता है कभी कभार सिलेक्शन कमेटी गलत बन जाए, तो मान लो सिलेक्शन कमेटी गलत बन गई तो उसका इफेक्ट मेंबर्स की सिलेक्शन पे नहीं आएगा। कहता है नो अपॉइंटमेंट ऑफ द मेंबर्स शैल बी इनवैलिड मेयरली बाय द रीजन ऑफ एनी वैकेंसी और डिफेक्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सिलेक्शन कमेटी। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। सिलेक्शन कमेटी के रिकमेंडेशन पे हमने मेंबर्स को अपॉइंट किया और सिलेक्शन कमेटी में ही डिफेक्ट है, तो वो मेंबर्स की अपॉइंटमेंट को डिफेक्टिव नहीं बनाएगा। ये ठीक है, लेकिन गलत भी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कहीं हो सकता है सिलेक्शन कमेटी में लोग किसी के बिहाफ में अनफेवरेबल फैसला ले लें, तो चलिए एनीवे फ्यूचर की बात है, अभी तो ये बहुत बिगिनिंग स्टेज में है। मेरे हिसाब से पॉइंट नंबर 5 जो है उसको थोड़ा सा स्ट्रांगली चेंज करना चाहिए इन फ्यूचर कमिंग 1-2 साल में। अभी तो ये इफेक्टिव ही नहीं हुआ है, जो है उसी को पढ़ना पड़ेगा हमें। बिफोर अपॉइंटमेंट ऑफ एनी प्रेसिडेंट और अ मेंबर स्टेट के, मेंबर सेंट्रल के, प्रेसिडेंट जज लेवल का of the National Appellate Authority, the government shall satisfy itself such person does not have any financial or other interest which likely to prejudicially affect his function as the president or other members। सर उनका कोई फाइनेंशियल और अदर इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए जिसके कारण हमें ये लगे कि वो आगे के डिसीजन को अफेक्ट कर सकते हैं। फर्दर जो सर सैलरी अलाउंसेस, अदर टर्म्स कंडीशंस जो फिक्स की जाएंगी उनके बेसिस पर अपॉइंटमेंट होने के बाद इनको चेंज नहीं किया जाएगा। किनको? सैलरी अलाउंसेस और अदर टर्म्स कंडीशंस को। और सर सैलरी क्या होगी, अलाउंस क्या होगा, इनके अपॉइंटमेंट के और टर्म्स कंडीशंस क्या होंगे, वो हम आगे प्रिस्क्राइब्ड करेंगे, यानी अभी प्रिस्क्राइब्ड नहीं है। मैंने कहा इनके रूल्स प्रोसीड्योर आने बाकी हैं। हाउएवर अपॉइंटमेंट के बाद इनको उनके डिसएडवांटेज पर चेंज नहीं किया जाएगा। मतलब अपॉइंटमेंट कर ली, उसका सैलरी अलाउंसेस को कम कर दिया, ऐसा नहीं होगा, या वर्किंग आवर्स बढ़ा दिया, ऐसा नहीं होगा। जो प्रेसिडेंट है वो 3 साल तक कम से कम ऑफिस संभालेंगे, या जब तक उनकी एज 70 साल ना हो जाए, विच एवर इज अर्लियर। मान लो 68 ईयर्स की एज पर आपने ज्वाइन किया तो 72 साल में आपको फिर ऑफिस खाली करनी पड़ेगी। और मान लो आपकी एज 61 ही है तो 3 साल के लिए अपॉइंटमेंट हुए, फिर से आपका री अपॉइंटमेंट हो सकता है, लेकिन मिनिमम पीरियड जो पहली बार आप ऑफिस संभालेंगे वो 3 साल के लिए। हालांकि मेंबर के केस में ऐसा नहीं है, मेंबर के केस में 5 साल और 65 ईयर्स है। इसके में क्या ध्यान रखना है, 3 साल और एज 70 ईयर्स री अपॉइंटमेंट हो सकता है। मेंबर के केस में 65 साल की एज, 5 साल के लिए अपॉइंटमेंट और री अपॉइंटमेंट हो सकता है। सर ये लोग चाहें तो अपने ऑफिस से रिजाइन दे सकते हैं, लेकिन इनको कब तक अपने ऑफिस को रेजिग्नेशन देने के बाद कब तक इनको ऑफिस संभाल के रखना होगा, जब तक नए लोग ना ज्वाइन कर लें और या कम से कम 3 महीने ना बीत जाए, यानी एक समझिए कि नोटिस पीरियड 3 महीने का। सर ये अपनी पोस्ट से कभी भी रिजाइन दे सकते हैं। रेजिग्नेशन देने के बाद नए लोगों को आने के बाद उनको हैंडओवर कीजिए, या कम से कम 3 महीने रहिए। मान लो 1 महीने में ही नई टीम आ गई प्रेसिडेंट की, मेंबर की, तो उनको वर्क हैंडओवर कीजिए और चले जाइए। ये तो हुई कि आप अपनी सुविधा से रिजाइन कर रहे हैं, और अब है कि हम आपको निकालेंगे, हम आपको रिमूव करेंगे। लेकिन हाँ, रिमूव करने से पहले, प्रेसिडेंट या मेंबर को रिमूव करने से पहले गवर्नमेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से क्या लेगी, कंसल्टेंसी लेगी। सर गवर्नमेंट बोलते ना आज के दिन, जैसे सीबीआई इज अ इंडिपेंडेंट बॉडी, गवर्नमेंट का उस पर कंट्रोल नहीं है। एफबीआई हो गया, सीबीआई हो गया, या इन्फोर्समेंट वाले हो गए। कभी कभी हम सुनते हैं कि गवर्नमेंट इन मशीनरियों को यूज कर रही है अपने फायदे के लिए, कभी कभी हम सुनते हैं कि नहीं उनकी इंडिपेंडेंसी है। तो गवर्नमेंट से इंडिपेंडेंट रखना चाह रही है गवर्नमेंट की ये बॉडी जो बन रही है, कौन सी, नेशनल अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग। इस पे गवर्नमेंट अपना कंट्रोल ना रखे, इसीलिए सिलेक्शन कमेटी है, इसीलिए कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस है। अब चीफ जस्टिस से सीनियर पर्सन कौन हो सकता है? सर उनकी कंसल्टेशन लेके हम कभी भी प्रेसिडेंट और मेंबर को रिमूव कर सकते हैं इन सिचुएशन में। सर ए इंसॉल्वेंट, उसको जेल की सजा हो गई, कन्विक्टेड, नाउ मॉरली हम उसे कंटिन्यू यहाँ नहीं कर सकते। ही हैज बीन एडजस्ड एज एन इंसॉल्वेंट,
or has been convicted for an offenses which in the opinion of government involves moral turpitude, has become physically or mentally incapable of acting as a president। 3, चौथा में उसका फाइनेंशियल इंटरेस्ट आ चुका है जो अब डिसीजन को नुकसान पहुंचाएगा या फिर वो अपने पोजीशन को अब्यूसिव यूज कर रहा है, यानी गलत फायदा पहुंचा रहा है किसी न किसी को। सर डी और ई पॉइंट पर एक्शन लेने से पहले हमें उस पर्सन को बताना पड़ेगा कि आप पॉइंट नंबर डी और ई के कारण हटाए जा रहे हैं, उसको अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी। कहता है जो लिखा है 11 में तो लिखा ही है, 12 वाली बात भी अप्लाई होगी क्या? आपको रिमूव करने के लिए एक कमिटी फिलहाल बनेगी। क्या कहता है? प्रेसिडेंट एंड टेक्निकल मेंबर ऑफ द नेशनल अपीलेट अथॉरिटी शैल नॉट बी रिमूव्ड एक्सेप्ट by an order made by the government on the ground of proven misbehavior or incapacity after an inquiry made by a judge of a Supreme Court nominated by Chief Justice। सर जो यहां लिखा हुआ है आफ्टर कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस, तो चीफ जस्टिस क्या करेगा? एक जज को नॉमिनेट करेगा, इंक्वायरी बैठाएगा और फाइनली जज गवर्नमेंट को फीडबैक देगी, यानी रिपोर्ट देगी। जो हम लोग न्यूज में सुनते हैं कि कमेटी बन गई है, कमेटी की रिपोर्ट आएगी तो गवर्नमेंट अपना फैसला सुनाएगी। ठीक, और सर प्रेसिडेंट और मेंबर को अपॉर्चुनिटी मिलेगी। फिलहाल और कहता है कि तत्काल हम आपको क्या करेंगे? फिर सस्पेंड कर देंगे। तत्काल जो हम आपके अगेंस्ट इंक्वायरी बैठा रहे हैं, आपके अगेंस्ट में एक इंक्वायरी बैठी है। इंक्वायरी बैठी है, कौन बैठाई है इंक्वायरी? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जज को अपॉइंट किया है, वो इंक्वायरी करेगा, रिपोर्ट फॉरवर्ड करेगा गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट आपको फाइनली रिमूव कर देगी। यानी ये एक प्रोसीड्योर है। रिमूव हम इन सिचुएशन में कर सकते हैं, लेकिन फिर उसके लिए ये प्रोसीड्योर फॉलो करना होगा, क्योंकि लिख रहा है एक्सेप्ट, राइट? ये प्रोसीड्योर फॉलो करना होगा। और तत्काल फिर हम आपको, जब तक आपकी इंक्वायरी कंप्लीट नहीं हो जाती, हम आपको ऑफिस से क्या करेंगे? सस्पेंड। इंक्वायरी अंडरलाइन कर लीजिए, यहां सस्पेंड अंडरलाइन कर लीजिए। सर उसके अलावा जब हम आपको यहां से रिमूव कर देंगे एज ए प्रेसिडेंट और अ मेंबर, फ्यूचर में आप किसी टैक्स पेयर के कंसल्टेंट बन के हमारे यहां नहीं आ सकते हैं। सर नेशनल अपीलेट अथॉरिटी की बॉडी में आप मेंबर थे, आप प्रेसिडेंट थे, हमने आपको रिमूव किया। ठीक सर, रिमूव किया हो या फिर आपने यहां से रिटायर किया हो, मतलब आप पहले इस ऑफिस में थे, अब छोड़ा, आपने रेजिग्नेशन दिया हो, या आपका सर्विस टर्म पूरा हो गया हो, या हमने आपको रिमूव किया हो, आप प्रैक्टिस में जब आएंगे, कंसल्टेंट बनेंगे, आप अपने क्लाइंट का केस रिप्रेजेंट करेंगे, तो आप रिप्रेजेंट बन के हमारी ऑफिस में नहीं आएंगे। यानी क्लाइंट आपका कोई अपील कर रहा है तो आपको रिप्रेजेंटेटिव बना के यहां नहीं भेजेगा। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 220, द प्रेसिडेंट और मेंबर ऑफ द नेशनल अपीलेट अथॉरिटी ऑन सीजिंग टू होल्ड देयर ऑफिस, रीजन जो भी हो, रेजिग्नेशन, रिमूवल और completion of service, shall not be eligible to appear, act or plead before the national appellate authority where he was the president or member। जहां आप मेंबर थे वहीं आप अपने क्लाइंट का केस प्रेजेंट नहीं करेंगे ऑन सीजर ऑफ फ्रॉम योर ऑफिस, रीजन जो भी हो। यहां हम आपको सस्पेंड करेंगे क्योंकि आपके ऊपर इंक्वायरी चल रही है, आपको हटाने के ये 5 रीजन हो सकते हैं। 3 में तो सीधा सीधा हटा दूंगा, इन 2 केस में आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सर उसके अलावा यहां पर है आपका कि आप रिजिग्नेशन दे सकते हो, लेकिन 3 महीने तक कम से कम आपको ऑफिस संभालनी पड़ेगी अगर कोई नया आदमी नहीं आता है तो। यहां पर था आपका कि 3 साल के लिए प्रेसिडेंट को और 5 साल के लिए मेंबर को नियुक्त किया जाता है, और एज थी 70 और 65, और उनकी रीअपॉइंटमेंट भी पॉसिबल है। सर सैलरी अलाउंसेस टर्म्स कंडीशन प्रिस्क्राइब्ड होंगे, लेकिन प्रिस्क्राइब्ड और अपॉइंटमेंट होने के बाद उनको चेंज करके उन्हें डिसएडवांटेज पोजीशन पे नहीं दिया जाएगा। आपकी अपॉइंटमेंट ही नहीं होगी अगर हमें लगता है कि कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट है आपका और आगे डिसीजन हैम्पर होंगे नेशनल अपीलेट अथॉरिटी, राइट? तो कुछ चीजें हैं जो आपको अगर एक बार और पढ़ लोगे तो क्लैरिटी मिल जाएगी। सर नेशनल अपीलेट अथॉरिटी में 3 लेवल हो गया आपके पास, तीन कह सकते हैं कि 3 कॉम्बिनेशन है इसमें। एक प्रेसिडेंट का, दूसरा टेक्निकल मेंबर सेंटर, तीसरा टेक्निकल मेंबर स्टेट। ठीक, प्रेसिडेंट की अपॉइंटमेंट कंसल्टेंसी चीफ जस्टिस से होगी, और ये जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट हो सकते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हो सकते हैं, एक्सपीरियंस जज 5 साल वाले कौन हो सकते हैं? हाई कोर्ट के जज हो सकते हैं। उसके बाद आता है टेक्निकल मेंबर। टेक्निकल मेंबर जो ग्रेड ए लेवल का आएगा सेंट्रल लेवल से, वो कम से कम 15 साल के एक्सपीरियंस का होना चाहिए, और जो स्टेट लेवल से आएगा वो एडिशनल कमिश्नर के कम से कम पोस्ट का 3 साल के एक्सपीरियंस वाला होना चाहिए। तो थोड़ी थोड़ी बात
रिवीजन करते समय ध्यान में रखना है आपको। उसके अलावा सर ये जो प्रेसिडेंट की अगर वो इनकैपेबल है, काम नहीं कर पा रहा है या उसकी डेथ हो गई है, तो सीनियर मोस्ट मेंबर है, जब तक नए प्रेसिडेंट नहीं आ जाते हैं या वही प्रेसिडेंट रिज्यूम नहीं करते हैं वो कार्यभार संभालेंगे। सर सिलेक्शन कमेटी बनेगी किसके रिकमेंडेशन के लिए? टेक्निकल मेंबर स्टेट, टेक्निकल मेंबर सेंटर के रिकमेंड अपॉइंटमेंट के लिए टेक्निकल कमेटी बनेगी जो रिकमेंड करेगी और गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। प्रेसिडेंट को भी अपॉइंट कौन करेगा? गवर्नमेंट, लेकिन रिकमेंडेशन किसकी रहेगी? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की रहेगी। तो थोड़ा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने की चांसेस रहेंगे। 2 बार तो मैंने ही आपको रिवाइज करवा दिया और थोड़ा बहुत आप ध्यान रखेंगे इस चीज को रिवाइज करते समय। सर आपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल अपीलेट अथॉरिटी तो पढ़ाया, लेकिन आपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अथॉरिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अपीलेट अथॉरिटी नहीं पढ़ाया। बेटा वो स्टेट लेवल का मैटर है, स्टेट एक्ट हम लोग नहीं पढ़ते हैं अपने सिलेबस में। कोई भी स्टेट जीएसटी एक्ट डाउनलोड करके आप उसमें अंदर या उसके सपोर्टिंग रूल्स में देख सकते हैं, क्या तो एक्ट में मिल जाए या फिर उसके सपोर्टिंग रूल्स में मिल जाए, जो यहां पर अभी हमारे पढ़ने के स्कोप में नहीं आ रहा अपने एग्जाम के लिए। आइए सर 11101B। सर ये बहुत इजी है और यहां पर जितनी बातें हैं ऑलरेडी हम लोग चार्ट के थ्रू डिस्कस कर चुके हैं कि अपीलेट अथॉरिटी का 2 स्टेट या 2 से अधिक स्टेट में कन्फ्लिक्ट डिसीजन आ रहा है आपके केस में, तो आप कहां आ सकते हैं? नेशनल अपीलेट अथॉरिटी पे आ सकते हैं 30 दिन के अंदर। और डिपार्टमेंट के लोगों के लिए 90 दिन का मौका मिल सकता है अगर ऑथराइजेशन किसकी है? कमिश्नर की है। बाकी एक्सटेंशन 30 दिन का मिल सकता है, बहुत छोटा सा है। फॉर्म्स, फीस ये सब अभी प्रिस्क्राइब्ड नहीं हुए हैं, रूल्स फॉर्म्स इसके नहीं आए हैं। फिनिश करते हैं इसको। क्या बोलता है? अपील टू नेशनल अपीलेट अथॉरिटी। पहले ही मैं इसका बैकग्राउंड दे चुका हूं आपको समरी में। Sir, where in respect of question referred in section 97 subsection 2 conflict advance ruling were given by appellate authority of 2 or more states or union territory or both under subsection 1 of 101 और 3। सर 101 में तो हमने रूलिंग दे दी थी, 3 में हमने मना कर दिया कि हम रूलिंग नहीं दे पाएंगे। एनी ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय द कमिश्नर, यही है, जब ये ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय कमिश्नर अप्लाई करेगा आगे अपील में तो 90 डेज मिलता है। एप्लीकेंट भी आ सकता है, लेकिन कौन? बीइंग द डिस्टिंक्ट पर्सन रेफर्ड इन सेक्शन 25 एग्रीव्ड बाय सच रूलिंग। सर ये कौन होंगे एप्लीकेंट? मैंने क्या कहा? दिल्ली स्टेट में मैं ही रजिस्टर्ड पर्सन हूं, टैक्सेबल पर्सन हूं, मेरी ही रूलिंग आई है, और उधर यूपी स्टेट में भी मेरी ही रूलिंग है, पैन नंबर कॉमन है और हम 2 ब्रांच अलग अलग स्टेट में रजिस्टर्ड है, हमारी ये रूलिंग है। मेरा जो यूपी रजिस्टर्ड पर्सन है, पैन नंबर सेम है हमारा, उसका डिस्टिंक्ट पर्सन। समझिए कि हमारे 5 स्टेट में बिजनेस चल रहे हैं, 5 स्टेट में हमारे रजिस्ट्रेशन है, 5 स्टेट में सिमिलर ट्रांजैक्शन थे, हमने 5 स्टेट में रूलिंग के लिए अप्लाई किया और 5 में से कुछ फेवरेबल और कुछ अनफेवरेबल रूलिंग आई, यानी आपस में रूलिंग कन्फ्लिक्ट हो गई। तो अब इसको नेशनल लेवल पे सेटल करने के लिए अब हम लास्ट जो डिसीजन आया होगा उसके 30 दिन के अंदर हम किसके पास जाएंगे? नेशनल अपीलेट अथॉरिटी के पास जाएंगे। मे प्रेफर, डिपार्टमेंट भी जा सकती है, हाँ जा सकती है सर, लेकिन ध्यान रखना जो डिपार्टमेंट अगर जाएगी, हरियाणा में अगर रूलिंग आई है तो हरियाणा के ऑफिसर्स अप्लाई करेंगे नेशनल अपीलेट अथॉरिटी में, महाराष्ट्र के नहीं करेंगे। रूलिंग अगर हरियाणा की है तो हरियाणा के स्टेट के ऑफिसर्स जो होंगे, ऑफिसर्स ऑथराइज्ड बाय कमिश्नर, रूलिंग किस स्टेट की है? हरियाणा, तो महाराष्ट्र वाले कैसे चले जाएंगे नेशनल अपीलेट अथॉरिटी में? कहता है प्रोवाइडेड द ऑफिसर शैल बी फ्रॉम द स्टेट इन विच सच एडवांस रूलिंग वाज गिवन। कौन सी? अपीलेट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग। सर 30 दिन के अंदर जैसे ही एप्लीकेंट को ये रूलिंग मिलेगी उसके 30 दिन के अंदर इसको अप्लाई कर देना। हालांकि देखो यहां पर एक और भी मिस्टेक है, वर्ड है एप्लीकेंट, कंसर्न्ड ऑफिसर और जुरिसडिक्शनल ऑफिसर, ठीक। और यहां पर अब देखो रूल्स जब तक नहीं आएंगे तब तक क्लैरिटी नहीं आएगी, क्योंकि आप यहां पे कर रहे हो एप्लीकेंट, कंसर्न्ड ऑफिसर्स और जुरिसडिक्शनल ऑफिसर को 30 दिन के अंदर अप्लाई करना है। फिर आप बोल रहे हो कि अगर ऑफिसर ऑथराइज है कमिश्नर से तो 90 दिन के अंदर वो अप्लाई कर सकता है अपील के लिए। और फिर यहां पर रिपीट कर रहे हो, देखो कम्युनिकेटेड टू द कंसर्न्ड ऑफिसर्स और द जुरिसडिक्शनल ऑफिसर। तो मेरे हिसाब से आगे जब रूल्स आएगा इस पर तो क्लैरिटी होगी
ये वाली लाइन यहां नहीं होनी चाहिए थी, कंसर्न्ड ऑफिसर और जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर। एक जगह सेक्शन में गलती है, 95 सेक्शन में जो एडवांस रूलिंग के डेफिनेशन में आप गए तो वहां इन्होंने 101C कोट कर दिया है, वहां होना चाहिए था 101B, क्योंकि अपील तो हम उसी में करते हैं जिसकी रूलिंग आती है, राइट। और एक यहां पर भी आप देखो तो इन्होंने एक जगह और है, हालांकि मैंने ध्यान आपको नहीं दिखाया, यहां पे अटेक्निकल मेंबर और अटेक्निकल मेंबर है एक, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है सर। एक मतलब सिर्फ 3 लोगों की नेशनल अपीलेट अथॉरिटी नहीं हो सकती है। अब अगर आप लैंग्वेज देखो यहां पे तो सिर्फ एक, अच्छा प्रेसिडेंट एक हो सकता है, लेकिन सिर्फ एक टेक्निकल मेंबर और सिर्फ एक टेक्निकल मेंबर स्टेट से पॉसिबल नहीं है, ठीक है, पॉसिबल नहीं है सर। एक एक पर्सन के लिए तो क्या आप सिलेक्शन कमेटी बनाते। तो यहां पर भी अगर हम लैंग्वेज में जाएं तो अ लिखा हुआ है, अ से मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं पर्सनली कि एक आदमी के लिए कह रहा है, ठीक है। तो अभी नई चीज है, आप ऑफ कोर्स कोई नई चीज ड्राफ्ट होती है तो उसमें ओवर अ पीरियड अमेंडमेंट्स होते हैं, तो मुझे लगता है कि फ्यूचर में इस सब एरिया में अमेंडमेंट आना चाहिए। और यहां तो इन्होंने ब्लंडर ही कर दिया है, ये कंसर्न्ड ऑफिसर्स एंड जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर, फिर यहाँ पे कंसर्न्ड ऑफिसर एंड जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर, यहां होना ही नहीं चाहिए था। आप एप्लीकेंट को 30 दिन टाइम दीजिए, वो टैक्स पेयर है और वो डिपार्टमेंट के लोग हैं, तो ऑब्वियसली कमिश्नर ऑथराइज करेगा और उसको क्या मिलेगा, 90 दिन। फिलहाल जब तक अमेंडमेंट नहीं आती है तो ऐसे समझो कि अगर कमिश्नर का ऑथराइजेशन नहीं मिला तो 30 दिन और कमिश्नर का ऑथराइजेशन मिल गया तो 90 दिन है ऑफिसर के पास। आप ऐसे ध्यान रखो, हो सकता है यही मीनिंग सही हो सकता है मैं ही गलत हूं, अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है। क्या कि अगर कमिश्नर की ऑथराइजेशन है तो 90 दिन, नहीं तो 30 दिन दोनों के पास है। ये भी एक इंटरप्रिटेशन इसका किया जा सकता है। सर थोड़ा सा एक्सटेंशन चाहिए, तो 30 दिन और 90 दिन की जो है वो 30 दिन फर्दर एक्सटेंशन हो जाएगी। सर ये 30 या 90 दिन हम कहां से स्टार्ट करेंगे, जो लास्ट रूलिंग आई है, जो पिछले रूलिंग से कंफ्लिक्ट में है, लास्ट रूलिंग से 30 दिन, लास्ट रूलिंग से 90 दिन, फीस फॉर्म्स वगैरह हम प्रिस्क्राइब करेंगे। सर हमने अप्लाई कर दिया रूलिंग के लिए, हमने रूलिंग के लिए अप्लाई कर दिया, एप्लीकेशन लगा दी, कौन से सेक्शन में, 101B में। तो अब 101C में क्या आएगा, ऑर्डर आएगा नेशनल अपीलेट अथॉरिटी का। नेशनल अपीलेट अथॉरिटी में आफ्टर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू एप्लीकेंट ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय द कमिश्नर, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स, चीफ कमिश्नर, कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स ऑफ ऑल स्टेट्स, जितने स्टेट्स इसमें इन्वॉल्व है, 5 स्टेट की रूलिंग इसमें इन्वॉल्व है तो 5 स्टेट, चीफ कमिश्नर और कमिश्नर ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ ऑल यूनियन टेरिटरीज पास सच ऑर्डर एज ही थिंक्स फिट्स कंफर्मिंग और मॉडिफाइंग द रूलिंग अपील अगेंस्ट। अगेन फिर से यहां पर ऑल का मतलब क्या, सभी यूनियन टेरिटरीज, चाहे वो सब्जेक्ट मैटर में इन्वॉल्व हो या नहीं हो, कंसर्न्ड होना चाहिए था, कंसर्न्ड स्टेट। सर मान लो 5 स्टेट की रूलिंग में डिस्प्यूट है, मान लो चलो 5 को छोड़ दे, 2 स्टेट की रूलिंग में डिस्प्यूट है, तो हम 2 ही स्टेट के तो प्रिंसिपल और चीफ कमिश्नर के लोगों को अपॉर्चुनिटी देंगे। ऑल 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 यहां लिखते जा रहे हैं सर, ऑल स्टेट्स, यहां पर ऑल ऑफ द स्टेट ऑफ, यहां पे देखिए ऑफ ऑल स्टेट्स। अब ऑल स्टेट्स का क्या मतलब है, ऑल यूनियन टेरिटरीज का क्या मतलब है, नहीं होना चाहिए सर। जिस स्टेट्स से रिलेटेड ये रूलिंग है, 2 स्टेट्स के बीच में कन्फ्लिक्ट रूलिंग आ गई, मेरे ही केस में, मैं और मेरा यूपी ब्रांच, दिल्ली ब्रांच यूपी ब्रांच, तो सिर्फ उतने ही तो होने चाहिए थे। और फिर और होना चाहिए था एंड की जगह, और कमिश्नर ऑफ यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। थोड़ा सा ड्राफ्टिंग एरर कह सकते हैं, ओवर अ पीरियड ठीक होना चाहिए। उसके बाद सर मेजोरिटी ओपिनियन, मान लो ये जो नेशनल अपीलेट अथॉरिटी केस को डिस्कस कर रही है, इसके जो मेंबर्स हैं 5 मेंबर्स हैं, तो 3 का डिसीजन, 3 मेंबर है मान लो, वही 3 प्रेसिडेंट और एक टेक्निकल मेंबर सेंटर, एक टेक्निकल मेंबर स्टेट, मान लो पैनल जो बनेगा 3 मेंबर का बनेगा, तो जो 2 कहेंगे वही फाइनल डिसीजन ले लिया जाएगा। 90 दिन के अंदर रूलिंग पास करनी होगी। रूलिंग की कॉपी अब किसको किसको भेजनी है, तो एप्लीकेंट को भेजनी है, एप्लीकेंट को, जो ऑफिसर्स ऑथराइज था कमिश्नर के थ्रू उसको भेजनी है, बोर्ड को भेजनी है, चीफ कमिश्नर को भेजनी है, कमिश्नर को भेजनी है, ऑफ ऑल द स्टेट्स, ऑफ ऑल द टेरिटरीज, अथॉरिटी और अपीलेट अथॉरिटी को भी भेजनी है। सर मैं सीनियर हूं नेशनल अपीलेट अथॉरिटी, तो मेरा जो जजमेंट आएगा, रूलिंग आएगी, वो तो अपीलेट अथॉरिटी और अथॉरिटी को भी जाएगी, फिर जितने स्टेट्स और जितने यूनियन टेरिटरीज इन्वॉल्व हैं उसके चीफ कमिश्नर और कमिश्नर को जाएगी, उसके बाद सेंटर के लोगों को जाएगी यानी बोर्ड को, ठीक। और उसके बाद जो ऑफिसर्स ऑथराइज था, यानी जो पार्टी टू द
अपील है बेसिकली, उसको भी जाएगी और एप्लीकेंट को भी जाएगी। जिन दो लोगों के बीच में बहस हो रही थी शुरू से, उनको तो जाएगी ही जाएगी ना कॉपी, तो ये कॉपी मेंशन है। अब सर है कॉमन सेक्शन। कॉमन सेक्शन में हर जगह जहां जहां अथॉरिटी और अपीलेट अथॉरिटी लिखी हुई थी वहां वहां क्या ऐड हो चुका है, नेशनल अपीलेट अथॉरिटी। अगर सेक्शन था 98,101 तो उसके बगल में एक और सेक्शन ऐड हो गया, जैसे यहाँ छूट गया है मेरा लिखना, यहाँ पे लिख लीजिए और सेक्शन 101C। जहां सेक्शन है 2 के वहां तीसरा सेक्शन ऐड हो गया, जहां 2 नाम लिखे हैं वहां ये तीसरा नाम ऐड हो गया। पूरे हर जगह 102 में, 103 से लेकर 106 में। 106 यहाँ मेंशन नहीं है, 105 तक नोट्स में यहाँ पे मेंशन है। 106 में क्या है ये अथॉरिटी अपने प्रोसीड्योर रेगुलेट कर सकती है, यानी अपने नियम बना सकती है कि किस तरीके से हम डिसीजन देंगे। ऑलरेडी मैं बता चुका हूं समरी में। लास्ट 2 पेज है, वीडियो रोकिए, दोनों पेज को पढ़िए। सर काफी बार सेक्शन का रेफरेंस आ गया है, 102, 103, 104, 105। एक आपका रेक्टिफिकेशन का है, एक एप्लीकेबिलिटी का है, एक वॉइड का है, एक पावर का है, एक प्रोसीड्योर का है। सिंपल है, इसमें अमेंडमेंट्स हैं लेकिन कितनी, नेशनल अपीलेट अथॉरिटी को हर सेक्शन में जगह मिली है, बस इतना ही आप समझिए। बाकी हम लोगों ने अभी डिटेल्ड कंप्लीट कर लिया। कौन सा, 101A, 101B, 101C। 101C में ये वाला बात ध्यान रखना कि जो रूलिंग आएगी उसकी कॉपी जो है वो किसको किसको भेजी जाएगी, और ये मेजोरिटी वाली बात ध्यान में रखना। मेजोरिटी वाली बात ध्यान में रखना, 90 दिन तो सब में कॉमन है, 90 दिन सब में कॉमन है। 101B में वो एक्सटेंशन वाली बात, और अगर ऑफिसर ऑथराइज है कमिश्नर के थ्रू तो 90 दिन वाली बात, नहीं तो 30 दिन के अंदर अपील करनी है। 30 दिन लेंगे कहां से, तो जो लास्ट अपील आई है जिसका कन्फ्लिक्ट हो रहा है पहले वाली अपील से, पहले वाली अपील जनवरी में आई, लास्ट वाली अपील दिसंबर में आई। दिसंबर वाली रूलिंग जो है, जनवरी वाली रूलिंग आई, उसके बाद एक दिसंबर में, मेरी जनवरी में रूलिंग आई दिल्ली में, मेरे ब्रांच की बॉम्बे में आई दिसंबर में, वो दिल्ली वाली रूलिंग से कन्फ्लिक्ट में निकल गई, तो बॉम्बे वाली रूलिंग के 30 दिन के अंदर अंदर अपील में जाना पड़ेगा। किसके पास, नेशनल अपीलेट अथॉरिटी के पास। सर ज्यादा क्लैरिटी और प्रैक्टिकल लाइफ में कब मिलेगी आगे, या एग्जाम के लिए आगे कब मिलेगी, जब इससे रिलेटेड रूल्स आ जाए, फॉर्म्स आ जाए, प्रोसीड्योर्स आ जाए, तो और पढ़ाने में फिर मजा आएगा। अभी समझिए कि बेयर एक्ट हम लोग पढ़ रहे थे, बेयर एक्ट, ठीक। कुछ कुछ जगह कन्फ्लिक्ट थी, वो भी मैंने आपको डिस्कस करने की कोशिश की, लैंग्वेज में इशू जिसको मैं कह सकता हूं। और एक बात और, आप किसी डायरेक्ट एप्लीकेशन इसके पास नहीं ला सकते। पहला जो आपका एप्लीकेशन होगा, आप एप्लीकेंट हो, पहला एप्लीकेशन किसके पास लगेगा, 97 में अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग के पास। उसके बाद अपीलेट अथॉरिटी के पास जाएंगे, उसके बाद नेशनल अपीलेट अथॉरिटी में आएंगे। नेशनल अपीलेट अथॉरिटी में भी कब आएंगे, जब आपके 2 सिमिलर केस चल रहे हो 2 स्टेट में और वहां कन्फ्लिक्ट हो तो आएगा, ठीक है। और ये अपील में जो अपील था अपीलेट अथॉरिटी वाली और नेशनल अपीलेट अथॉरिटी वाली अपील, इसमें डिपार्टमेंट भी आ सकता है अपील में, सिर्फ टैक्स पेयर ही जाएगा आगे तीनों अपील में। 3 अपील में से जो पहली अपील है उसमें टैक्स पेयर जा रहा है, पहली जो रूलिंग है वो रूलिंग का जजमेंट आने के बाद की जो अपील के 2 लेवल है, अपीलेट अथॉरिटी और नेशनल अपीलेट अथॉरिटी, इसमें डिपार्टमेंट भी अपील कर सकता है। चलिए वीडियो को रोकिए, 2 पेज की रीडिंग कंप्लीट कीजिए, फिर वीडियो रिज्यूम कीजिएगा। अमेंडमेंट पोर्शन जो है इसका वो खत्म हो चुका है, और बाकी 2 पेज जो है 90 पेज नंबर 8 एंड पेज नंबर 9, उसमें मैनुअल प्रोसीड्योर क्या है, जो फॉर्म्स और रुपए की बात है, कितने कॉपी की बात है, उसको भी रीडिंग जरूर रखना है, पेज नंबर 8 और 9। और फिर 10, 11, 12 में क्या है, क्वेश्चंस हैं आपके पास। एक केस स्टडी भी मैंने कवर करने की कोशिश की है पेज नंबर 13 पे, इंपॉर्टेंट है वो पेज नंबर 13 वाली केस स्टडी, ध्यान रखिएगा। वीडियो रोकें, 2 पेज पढ़ें, फिर वीडियो रिज्यूम कीजिएगा।